नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अमृता चौरसिया। आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे सुशासन दिवस की। जब बात सुशासन दिवस की होती है तो जहन में भारत के सबसे करिश्माई नेताओं में शुमार पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सामने आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हर साल सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। एक ऐसा राजनेता जिसकी वाणी में, जिसकी हर सोच में, हर कदम, हर नीति में जनता के प्रति जवाबदेही थी। प्रधानमंत्री के रूप में जिनका सरोकार देश के आम नागरिकों से सीधे था और सुशासन जिनका मूल मंत्र था। अपनी वाणी के ओज, अपनी मुस्कान से गैरों को भी अपना बना लेने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने आम जनमानस के हितों से जुड़े कई ऐतिहासिक फैसले लिए। पीएम किसान निधि के तहत किसानों के खाते में अगली किस्त जारी करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया। तो शासन को, गुड गवर्नेंस को अटल जी ने भारत के राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के विकास को अटल जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो या फिर सर्व शिक्षा अभियान हो, राष्ट्र जीवन में सार्थक बदलाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए। आज जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, दरअसल उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। राजनीति से लेकर विदेश नीति, सीमा पार आतंकवाद हो या फिर घरेलू मोर्चा, उन्होंने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का ऐसा ताना बाना बुना जिसने देश की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल को संसदीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाता रहेगा। आज सुशासन दिवस पर बात करेंगे करिश्माई नेता अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के, उनके इस कॉन्सेप्ट की। इसके साथ ही अटल जी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाने की वजहों पर भी विस्तार से डालेंगे नजर। और इसके लिए मेरे साथ चर्चा में दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल केतकर जी हैं, संपादक है ऑर्गेनाइजर के, साथ ही शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है राज्यसभा टीवी में। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत प्रफुल्ल जी मैं आपसे करना चाहूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जिनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे सुशासन का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे आप परिभाषित करेंगे? देखिए 2014 में ये गुड गवर्नेंस डे मनाना औपचारिक रूप से शुरू हुआ, लेकिन वैसे देखा जाए तो सुशासन की हमारे लिए संकल्पना नई नहीं है जी। अटल जी जिसको हमेशा कोट करते थे कि अल्टीमेटली सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की चिंता करना हमारे सुशासन का आधार होना चाहिए, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए। 1996 के बाद जब गुड गवर्नेंस के कंसेप्ट की चर्चा शुरू हुई, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसके 4 प्रमुख मानक माने गए। तो आपके सरकार की निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता आना, उसमें सहभागिता होना, उसमें जवाबदेही होना और उसके साथ-साथ उसमें कहीं ना कहीं जो सरकारी योजनाएं बन रही है उसमें समानता का भाव उसके किसी भी योजना के कार्यान्वयन में होना, ये उसका आधार माना गया। तो मुझे लगता है कि अटल जी का गवर्नेंस का कंसेप्ट उसका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पैरामीटर था इन सारी चीजों को देखने का, और इसी वजह से उनकी स्मृति में ये दिवस शुरू हुआ। लेकिन ये केवल एक, मैं मानता हूं कि केवल सरकारी स्तर पर मनाने वाला दिवस नहीं है। एक तरह से समाज में, विद्यार्थियों में, खास करके युवाओं में इन सारे मूल्यों को लेकर, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर, व्यवस्था के कार्यान्वयन को लेकर एक तरह से सजगता आए, उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भाव सब जगह पर प्रस्थापित हो, इस मूल्य को भी अपने जीवन में लाने का संकल्प करने का भी ये दिन है। तो मुझे लगता है संकल्पना के तौर पर तो हमें इस तौर पर इस गुड गवर्नेंस की या सुशासन की संकल्पना को देखना चाहिए। बिल्कुल। शेखर अय्यर, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका रुख करूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी
का जो ये हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सुशासन को जनता तक पहुंचाया, जनता के प्रति जवाबदेह और पारदर्शी सरकार, सुशासन को, गुड गवर्नेंस को राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का हिस्सा उन्होंने बनाया, इसे कैसे देखते हैं आप? अमृता जी, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उनके मन में एक ही दो ही बातें थी। एक था कि भारत की क्षमता, कैपेसिटी, और दूसरी उनका ये था कि भारत की जो 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 ये है, जो लक्ष्य है, उनको लगता था कि भारत बहुत श्रेष्ठ भारत बनने का पूरा उसका अधिकार भी है। उसके आगे जो रास्ता तैयार करना है, वो काम वाजपेयी जी ने शुरू किया। और वाजपेयी जी जब सरकार बने, उसका मैं दो भाग में देखता हूँ। एक 96 पे जब 13 दिन की सरकार बनाए, लेकिन उस सरकार को बहुमत नहीं मिला। उसके बाद दोबारा उनको मौका मिला 98 में। फिर 98 से 99 एक फेज है, और दूसरा फेज जो 99 से 2004, इन दोनों फेज में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन एक अलायंस बना के, एक एनडीए के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री के काम निभाया। लेकिन जब मेजॉरिटी नहीं थी, फिर भी पहले दिन से, डे वन से उनका यही लक्ष्य था कि कितने जल्दी हम जो शीघ्र उस रास्ते पे जा सकते जहां पे तेजी से विकास भी हो, साथ साथ भारत की जो क्षमता की हमने बात की, काबिलियत की जो मैंने बात की, उसको कैसे हम रियलाइज करें। इसलिए उनके सारे कार्यक्रम आप देखेंगे, जितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिए, एक हुआ आर्थिक विस्तार। जो आर्थिक विस्तार मैं मानता हूं कि पहला जो विस्तार, जो लिबरलाइजेशन कहिए, वो नरसिम्हा राव जी ने 91 में किए। लेकिन 91 में जितने शुरू में कर पाए, बाद में नहीं कर पाए, क्योंकि उनका भी एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, काफी प्रॉब्लम था नरसिम्हा राव जी को। लेकिन उस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को, वो आर्थिक विस्तार को आगे ले गए वाजपेयी जी। एक खास करके मुझे याद है जो फिस्कल मैनेजमेंट जो उन्होंने किया, कि सरकार की खर्चा ऐसे किया जाए जिसमें हर पैसे का मूल्य, उस पर कैसे हम उसको पूरा इंप्लीमेंट करें, वो फिस्कल मैनेजमेंट उन्होंने किया। दूसरा, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस किया कि जो पीएसयूज है उनकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, और जो पीएसयूज काम नहीं कर पा रहे, अच्छे काम नहीं कर पा रहे, उनको कैसे ये डिसइन्वेस्ट करें। इस तरह अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक में, और कई चीजें, क्योंकि वाजपेयी जी का मेन ये था, वो लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ थी, तो इसीलिए जितना खोल सकते हैं सेक्टर्स, उस समय वो खोला गया। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में शुरू से ही उन्होंने लगा दिया ये क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यानी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जो 4 बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को कैसे लिंक करें। साथ साथ जिस तरह उन्होंने शहरों को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट किया, उन्होंने एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का भी उन्होंने उद्घाटन किया। उसका बहुत अच्छी तरह से उसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू किया उन्होंने। दूसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, जहां उन्होंने जो सर्व शिक्षा अभियान जो शुरू हुआ वाजपेयी की समय से, मुझे लगता है कि वो सबसे बढ़िया कार्यक्रम था। जो उस समय की जो एचआरडी मिनिस्टर थे, मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में कई काम हुए, जो वाजपेयी खुद चाहते थे कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। उसके बाद आप विदेश नीति पे आ जाइए, साथ साथ सुरक्षा पे अगर आप देखेंगे तो बड़ी चीजें जो हुई है, एक था पोखरान 2 जो ऑपरेशन शक्ति, वो तो आते ही जैसे आए उन्होंने पहले वही काम किया। वो भी इतने, क्योंकि सारे जो विदेश, कई कंट्रीज थे जो नहीं चाहते थे कि इंडिया अपने पोखरान टेस्ट करे, लेकिन वो जिस तरह आते आते वो, उसमें मुझे लगता है कि वाजपेयी जी का सुशासन का पूरा रिकॉर्ड क्लियर है, किस तरह इतना सीक्रेट ऑपरेशन, जो पहले उनका निर्णय था, कैबिनेट का निर्णय, और उनका निर्णय वही था। और उसके बाद लास्ट में अगर आप देखेंगे, जो कारगिल वॉर हुआ, जब चुनाव का मतलब वर्चुअली वो केयरटेकर गवर्नमेंट बन गए थे, क्योंकि 98 99 में जयललिता ने सपोर्ट विड्रॉ किया, उसके बाद एक वोट में वो हारे उनकी सरकार, उसके बाद चुनाव आ गया था। लेकिन ये कारगिल भी हो गया था उस समय। इनकी लाहौर जाके पाकिस्तान के साथ मित्रता के हाथ बढ़ाने के बावजूद भी, वहां के सेना के उस समय जो थे मुशर्रफ, उन्होंने इस तरह की एक षड्यंत्र करके कारगिल का कांड हुआ। लेकिन उस कारगिल कांड से जिस तरह भारत पूरा सफलता पाई और पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाया गया, मैं मानता हूं वो वाजपेयी जी का जो
टफ साइड है, जो टफ पर्सनालिटी और टफ लीडरशिप की जो प्रकट है उसमें दिखाई दिया। और साथ साथ मैं एक स्पेस का भी जोड़ना चाहता हूँ, चंद्रयान-1 भी उनके समय में ही हुआ, जो स्पेसक्राफ्ट चंद्र प्लैनेट को, जो मून को जो प्रोजेक्ट था वो भी उनके कार्य। इस तरह कई चीजें थी जो पहली बार की गई थी और ऐसी टाइम बाउंड मैनर में की गई थी, जिसको मैं मानता हूं कि उस समय की जो गुड गवर्नेंस की जो परिभाषा है उसको ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और आगे बढ़ाया है। बिल्कुल अमृता जी। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, जैसा कि शेखर जी कह रहे थे कि उसी सुशासन का जो कॉन्सेप्ट है, उसकी जो लेगेसी, उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जो हमेशा वो कहते रहते हैं। जो सबका विश्वास है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जनता का शासन प्रशासन में विश्वास। हमने देखा है कि जिस तरीके से जो सरकारी कार्यालय हैं या जो लोग हैं उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित करना, योजनाओं को समयबद्ध तरीके से समय पर उसे पूरा करवाना और तमाम तरह की जो योजनाएं इस समय वर्तमान सरकार चला रही है, उसको आप कैसे देखते हैं सुशासन के नजरिए से? देखिए, मुझे लगता है कि अटल जी ने एक जो बहुत बड़ा प्रयास किया, शेखर जी ने उसकी बहुत सारी बातें गिनाई, उसमें एक महत्वपूर्ण बात थी। मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी में जिस तरह का रिवॉल्यूशन उस कालखंड में आया, उसने एक बहुत बड़ा बेस, आज जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, उसके लिए एक बेस क्रिएट किया। जी और बहुत लोगों को उस समय आपत्ति हो रही थी कि ये क्या होगा, किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो क्या होगा, लेकिन आज हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता डेटा जो है वो भारत में मिलता है। फाइबर केबलिंग और जिस तरह से कनेक्टिविटी के इश्यूज हम एड्रेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रांसपेरेंसी के इसमें एक बहुत बड़ी पहल है। जी आज जैसे हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि के तहत पैसा ट्रांसफर किया। जी अब किसको ट्रांसफर हुआ, कहाँ ट्रांसफर हुआ, उसका किसान क्रेडिट कार्ड का नंबर क्या है, सारी चीजें आप देख सकते हो कि इतने किसानों को 9 करोड़ 4 लाख कुछ आंकड़ा है, उसको इनको इतना अमाउंट ट्रांसफर हुआ 2000 रुपीज पर है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है और ऐसी बहुत सारी चीजों में आ गई है कि जैसे ही आपने उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम किया तो करप्शन की ह्यूमन जो, क्योंकि ये सारी गवर्नेंस के प्रोसीजर्स में एक तो दो तरह के ये होती है, एक तो निर्णय सही समय पर नहीं होना, या दूसरा निर्णय जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में नहीं होना। ये दोनों ही बैड गवर्नेंस के एग्जांपल है। जी मुझे लगता है कि डिजिटलाइजेशन जिस तरह से, ई गवर्नेंस को जिस तरह से इस सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके कारण एक अलग तरह की ट्रांसपेरेंसी टेंडरिंग की प्रोसेसेस में हम देखते हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन, अब जैसे हमने इनकम टैक्स के मामलों में देखा कि ह्यूमन इंटरवेंशन लगभग कम है और जहां पे होगा वहां पे भी थर्ड पार्टी होगा। इसका मतलब किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और कौन कर रहा है उनको आपस के बारे में पता नहीं है। तो अपने आप ही इस सिस्टम में जो करप्ट प्रैक्टिसेस है उनको अपने आप लगाम लगती है, ट्रांसपेरेंसी भी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी भी आ रही है, और टाइम बाउंड मैनर में कितने केसेस या कितने योजना का किस तरह से कार्यान्वयन हो रहा है उसका एक नंबर भी सबके सामने है। तो मुझे लगता है कि ये इंटरफेस जितना सरकार का और सामान्य नागरिकों का, जैसे हम सहभागिता की बात करें, कितने सारे हम उदाहरण ऐसे देख सकते हैं, चाहे स्वच्छ भारत का आप देख लीजिए, चाहे गिव इट अप का देख लीजिए। ये बहुत लोकतंत्र में या किसी भी देश में इतना आसान नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री कह दे और देश के नागरिक अपनी सब्सिडी किसी विषय पर छोड़ दे जी और उसका आंकड़ा वो डिक्लेयर करके छोड़े। ये मुझे लगता है कि ये, क्योंकि पार्टिसिपेशन गुड गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि जब तक लोगों की सहभागिता इसमें नहीं होगी तब तक केवल सरकारी मशीनरी के आधार पर यह काम नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अकाउंटेबिलिटी आना, ट्रांसपेरेंसी आना, पार्टिसिपेशन आना, और इसके आधार पर जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो यदि डिजिटाइज है, वो यदि ट्रांसपेरेंट है,
तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी इंश्योर करता है। जी। तो कई लोगों तक, जिसमें हमने अभी बीच में देखा कि फर्जी लोग थे, राशन कार्ड थे, बेनिफिट ले रहे थे, उनका नंबर्स कम हो गए। बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट्स थे जिनको स्कॉलरशिप्स मिल रही थी, वो नंबर्स कम हो गए। अब क्या हुआ? इसके कारण जो सही में डिजर्व करते हैं, जिनके लिए ये योजनाएं बनी हैं, उन तक ये पहुंचना, ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत बड़ा आधार है। जी। तो मैं मानता हूं कि इस सरकार ने उस सोच को एक अलग लेवल के कार्यान्वयन में लेकर गया, और इसमें अटल जी ने जो नींव रखी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उस समय कहा गया, आईटी मिनिस्ट्री उन्होंने क्रिएट की, जी। और उसके आधार पर आज जो हम ई गवर्नेंस का मॉडल देखते हैं, जी। ई गवर्नेंस जिस तरीके से हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन गया है, तो मुझे लगता है कि ये सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पर्याप्त जी। नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण कदम। जी। अ, शेखर जी, जिन बातों का जिक्र प्रफुल्ल जी ने किया, जब हम सुशासन की बात करते हैं, योजनाओं की पारदर्शिता, सरकार की जवाबदेही, लेकिन इन सब में एक महत्वपूर्ण कारक जनता का पार्टिसिपेशन, उसकी भागीदारी, जैसे कि गिव इट अप का उन्होंने उदाहरण दिया, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये तभी होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन तभी होता है, नेतृत्व पे पूरा जब विश्वास हो जाता है, जी। तभी इस तरह की आप वॉलंटरी एक्शन देख सकते हैं। हम्म। प्रफुल्ल जी ने वो स्वच्छ भारत अभियान की बात की। स्वच्छ भारत अभियान पहले जब शुरू हुआ, एक प्रकार से प्रधानमंत्री के आह्वान पे शुरू हुआ। ज्यादातर पहले एक सरकारी कार्यक्रम लगा, लेकिन बाद में हमने देखा वो किस तरह एक पब्लिक कैंपेन बन गया था। और ये कैंपेन स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले, आपके रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इस तरह धीरे 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 करके ये पूरा एक नया सोच, एक नया विचार आ गया देश भर में। तो ये तभी आ सकता है जब मोदी जी जैसा एक नेतृत्व हो और उस आह्वान पे, उनकी कॉल पे जो इस तरह के एक इमोशनल कनेक्ट हो जाए। और देखिए, एक बात है, स्वच्छ अभियान का अगर इंपॉर्टेंस समझना है, तो आज जो कोविड के समय जब इतनी बात की जा रही है कि भाई मास्क पहनो, फिजिकल डिस्टेंस रखो, मैं मानता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान ने पहले ही एक फाउंडेशन लगा दिया कि किस तरह आप अपने एनवायरनमेंट की जो सुरक्षा करनी है वो करो, और साथ साथ अपनी सुरक्षा, क्योंकि स्वच्छता से ही आता है अपना पर्सनल हाइजीन और पर्सनल प्रोटेक्शन। इस तरह की कॉल तभी हो सकता है कि जब पब्लिक, लोगों के अंदर, जनता के अंदर एक पूरा विश्वास है एक प्रधानमंत्री पे, जो जिनके कहने पर लोग चले आते हैं, कुछ करते हैं और जुड़ जाते हैं। वैसे ही एक उन्हीं की कॉल पर ये सिलेंडर जो गिव अप की बात आई, एक कॉल पे कि भाई जिनके पास 2 सिलेंडर है, जिनके पास जो जो एडिशनल सिलेंडर ऐसे रखे हैं, और जिनके पास अगर पाइपलाइन कनेक्शन हो गया तो आप सिलेंडर को छोड़ दीजिए। एक, और वो जो हमारी जो काम हम जो करेंगे, हम जो त्याग करेंगे, ये तो कोई बड़ी त्याग नहीं है, फिर भी मैं इसका त्याग की शब्द कहता हूं। जब त्याग करें, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं लोगों को उसमें जोड़ रहे हैं और लोग वॉलंटियरली ये काम कर रहे हैं। तो ये तभी होता है, वो नेतृत्व का एक बड़ा एग्जाम्पल है कि एक इफेक्टिव लीडरशिप, एक कम्युनिकेटिव लीडरशिप की वजह से ही इस तरह का पब्लिक रिस्पॉन्स आपको मिलता है। और साथ साथ मैं मानता हूं ये लीडरशिप ही गुड गवर्नेंस का एक इंजन होता है, एक कैटलिस्ट बनता है। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, जैसा कि आपने भी कहा कि गुड गवर्नेंस में इन सारी चीज़ों के साथ पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ जनता की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, और जैसा कि शेखर जी कह रहे थे कि वो सहभागिता तभी संभव है जब लीडरशिप में उनका विश्वास हो। प्रधानमंत्री का जो लास्ट लाइन है वो कहते भी हैं कि सबका विश्वास, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के बारे में बोलना एक बात है, लोगों को वो महसूस होना, जी। लोगों को वो अपने निजी जीवन में दिखना, और उसके आधार पर लोगों का विश्वास संपादन करना। वो विश्वास जब संपादन होता है तो लोग भी उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं। कितने लोगों ने उस समय कहा कि डीमोनेटाइजेशन के समय या और कहीं पे भी हो जाता तो हिंसा हो जाती, दंगे हो जाते, बड़ा निर्णय था, लेकिन लोगों का नेतृत्व के प्रति सरकार जो कर रही है वो सबके भले के लिए कर रही है, इसके बारे में विश्वास था। जब वो विश्वास होता है
और उसके कारण सहभागिता होती है। तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए गांव-गांव में मैंने बहुत जगह पे उस समय पे रिपोर्टिंग किया। लोग ये कह रहे थे कि लाइन में खड़ा होना पड़े कोई बात नहीं, हमको आज दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, ये हो रहा है सबके अच्छे के लिए हो रहा है, ये हमको विश्वास है। ये विश्वास जब लोग दिखाने लगते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि आपकी पूरी सरकारी मशीनरी को अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, आपकी प्रोसेसेस को वेल डिफाइंड करना है, स्टैंडर्डाइज करना है। वहां पे व्यक्ति बदलने से कार्य पद्धति या निर्णय ना बदले, चाहे इधर बैठा हो या सामने बैठा हो, उस व्यक्ति के आधार पर निर्णय ना बदले। सरकार उस बारे में, जिसको रूल ऑफ लॉ की भाषा में कहा जाता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी ऑफ लॉ, दोनों तरफ से ये समानता हो, वो प्रशासन की एक नॉर्मल प्रक्रिया में आए, ये गुड गवर्नेंस का अंतिम उद्देश्य होता है। उसके लिए एक टफ नेतृत्व हो, जिसको शेखर जी ने कहा, अटल जी के समय भी था, वो पोएटिक थे, सबको साथ लेकर चलने वाले थे, लेकिन फिर भी एक टफ, एक जहां पे दृढ़ निश्चय के साथ निर्णय लेना है। कितने सैंक्शंस लग गए पोखरण 2 के बाद, लेकिन जब भारत बात करेगा तो स्ट्रेंथ की पोजीशन से करेगा। जी। अमेरिका के साथ हम चर्चा भी करेंगे तो बराबरी की पोजीशन के साथ करेंगे। जी। इस विश्वास के साथ जब उन्होंने अप्रोच किया तो जनता का भी सहभाग उसको भी मिला। उस समय भी कुछ दिक्कतें आई थी, इन्फ्लेशन बढ़ा था, बहुत चीजों पर सैंक्शन लग गए थे, लेकिन सबने साथ दिया। वही हम आज भी देख रहे हैं। कोरोना के समय प्रधानमंत्री ने कॉल दिया, लोगों ने जनता कर्फ्यू का भी पालन किया, लॉकडाउन में भी बहुत सारी चीजों को सहन किया। जो हेल्थ वर्कर्स थे उनके साथ के लिए और उनके लिए भी लोग खड़े रहे। तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से जब नेशनल गोल बन जाते हैं, गुड गवर्नेंस के वैल्यूज ये नेशनल वैल्यूज बन जाते हैं, तो मुझे लगता है कि सही मायने में वो देश जो है वो हर पैसे का सही काम के लिए उपयोग और हर व्यक्ति का काम एक राष्ट्र निर्माण का काम बन जाता है। अल्टीमेटली गुड गवर्नेंस का उद्देश्य वही है। बिल्कुल। और शेखर जी, आपसे लास्ट में एक आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। जब हम जनता की सहभागिता की बात करते हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लेकर जनता का विश्वास जो है गवर्नमेंट में जागे, इसके लिए सरकार को अपने लेवल पे किस तरह के प्रयास करने होते हैं? देखिए, पहला तो ये है कि जब सरकार एक उदाहरण देता हूं, जैसे जो 1000 के ऊपर जो पुराने रूल्स और लॉस जो थे, उसको जिस तरह हटा गया, 1000 से 1200 से ज्यादा जो पुराने ब्रिटिश काल से चले आ रहे जो चीजें हैं, तो सरकार को जब लोगों की विश्वास तभी मिलता है जब सरकार ऐसे सोचने लगती है कि अब सरकार में बैठ के नहीं सोचती। जी। सरकार में बैठे हुए लोग सोचते हैं भाई एक कॉमन मैन की क्या प्रॉब्लम है, एक आम नागरिक की क्या प्रॉब्लम है, उसके लाइफ में ईज ऑफ लिविंग कैसी हो सकती है। जैसे हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करें, एक ईज ऑफ लिविंग, ये बात बार बार प्रधानमंत्री अपने हर मीटिंग में हर ऑफिसर्स को और ऑफिशियल्स को यही बात कहते हैं कि ईज ऑफ ऑपरेशन कैसा हो सकता है, ईज ऑफ लिविंग कैसी अब कॉमन सिटीजन्स के लिए कैसी वो इंप्रूव हो सकती है। अगर इस सोच से लेकर जब सरकार चलती है, तब सरकार अपने आप को पब्लिक के साथ, मतलब पब्लिक की तरफ से कैसी ये प्रॉब्लम होती है, ये पब्लिक कैसी इसको महसूस करती है, अगर उसको अंडरस्टैंड करके हर निर्णय अगर लिया जाता है, तब आप सुशासन का एक अच्छा उदाहरण देख सकते हैं हर डिसीजन में। बिल्कुल। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो सुशासन की जो सरकार है, उसमें सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता और जनता की सहभागिता जब होती है, तभी एक गुड गवर्नेंस का जो है उदाहरण सामने आता है। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।